कहानी की शुरुआत में हमें लोस्ट लैंड के अंदर बोयस नाम करके एक हंटर को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है कि आज से कई साल पहले पृथ्वी बिल्कुल ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर अचानक से हमारी पृथ्वी से एक मिड्योर आकर के टकराया, जिसकी वजह से हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। फिलहाल इस वक्त हम जिस जगह को देख रहे हैं उसका नाम रखा गया है लोस्ट लैंड। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रखा गया है एन फोस्टर, जो कि चर्च के लिए काम करती है। इस वक्त उसने एक एलिस नाम करके लड़की को पकड़ करके उसे फांसी पर लटका रखा है। दरअसल उसका मानना यह है कि एलिस एक विच है, इसलिए ये सभी लोग एलिस को खत्म करना चाहते हैं। एन फोस्टर उसे फांसी से लटकाने के बाद यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी एलिस उसके ही एक आदमी को अपने वश में कर लेती है। एलिस उस आदमी को ऐसा विजन दिखाती है कि वो फांसी पर लटका हुआ है, इसीलिए वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए रस्सी पर गन से शूट कर देता है। हालांकि बाद में उसे मालूम चलता है कि एलिस उसे भ्रम दिखा रही है। एलिस समझ करके वो जैसे ही गन से उसे शूट करता है, तभी उसे मालूम चलता है कि वो एलिस नहीं बल्कि खुद था। उसी वक्त यहाँ पर एन फोस्टर आ जाती है और उसे मालूम चल जाता है कि ये आदमी एलिस के वश में हो चुका है, इसलिए वो उसे जान से मार देती है। इसके बाद एन फोस्टर अपने आदमियों के साथ मिल करके एलिस को ढूंढने लगती है। इन लोगों को पता भी नहीं चलता और एलिस इनके एक एक आदमियों को जान से खत्म कर रही थी। इस तरीके से धीरे धीरे करके वो सारे आदमियों को खत्म कर देती है और आखिरी में बची हुई थी सिर्फ इन फोस्टर। आखिरी में एलिस उसे पकड़ लेती है और उसे फांसी पर लटका देती है। लेकिन एलिस का दिल काफी बड़ा था, वो एन फोस्टर को मारती नहीं है बल्कि उसे इसी हालत में छोड़ करके यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉयज को दिखाया जाता है जो कि एक टनल से होकर के गुजर रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि बॉयज से फाइट करने लगते हैं, लेकिन बॉयज बड़ी ही आसानी से इन सारे लुटेरों को खत्म कर देता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हंटिंग के मामले में बॉयज से अच्छा यहाँ पर और कोई नहीं है। इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है जब वो अपने दरबार में बैठी हुई थी, तब उससे मुलाकात करने के लिए क्वीन आती हैं। इनका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्वीन कहेंगे। वो अपने खास आदमी को बाहर भेज देती हैं और एलिस से एक विश मांगती हैं। वो एलिस से कहती हैं कि मुझे एक सेफ शिफ्टर चाहिए। कहने का मतलब उन्हें एक वेयरवुल्फ की खाल चाहिए था ताकि वो भी एक वेयरवुल्फ बन सके। तो आखिर रानी एक वेयरवुल्फ क्यों बनना चाहती हैं, ये आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। इस विश को पूरा करने के बदले में रानी अपनी सबसे कीमती चीज एलिस को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलिस को एक श्राप मिला हुआ है। जो भी उसके पास विश मांगने के लिए आएगा उस विश को पूरा ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी जान चली जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई विश मांग लिया है तो उस विश को उसे पूरा ही करना पड़ेगा। खैर एलिस उससे कहती है कि आज से 6 दिन बाद फुल मून की रात होने वाली है। फुल मून की रात में उस वेयरवुल्फ को खत्म करके उसकी शक्तियां लेने में आसानी होगी, इसीलिए फुल मून के अगले दिन तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो क्वीन थी ना, वो यहाँ से चली जाती हैं। फिर एलिस से मुलाकात करने के लिए उसका खास आदमी जैरेस आता है। वो एलिस से कहता है कि मेरी भी एक विश है। मेरी विश ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रानी की विश को पूरा ना करो। इस विश को पूरा करने के बदले में वो एलिस को अपनी कीमती घड़ी भी देता है। अब जैसे कि एलिस मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो जैरेस से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरा करूंगी। अब दोस्तों जो एलिस है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है। देखना ये है कि आखिर वो इन दोनों की विशेष को कैसे पूरा करती है। लेकिन उससे पहले एक बार एलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस वेयरवुल्फ की परछाई को देखती है। वो देखती है कि बहुत सारे लोग उस वेयरवुल्फ की शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन वो सबको खत्म कर देता है। इस चीज को देख करके एलिस को इस बात का एहसास होता है कि इस वेयरवुल्फ का शिकार करना इतना भी आसान नहीं है। उसका शिकार करने के लिए कोई ताकतवर इंसान चाहिए। खैर दोस्तों, इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि राजा के साथ में थी। यहाँ हमें पहली बार राजा को दिखाया जाता है जो कि लाचार हो चुके हैं, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रानी को उन पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ दोस्तों हमें ये भी मालूम चलता है कि रानी का चक्कर बॉयज के साथ में चल रहा है। वो बॉयज के साथ शादी करके उसके साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों बॉयज ये कहता है कि मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम खतरनाक हंटर बॉयज को देखते हैं। एलिस उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम यहाँ के
काफी खतरनाक हंटर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर चलो और वो उस काम को पूरा करने में मेरी मदद करो। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। वैसे तो पहले बॉयस काफी भाव खा रहा था, लेकिन बाद में उसके साथ इस मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। आज से और अभी से इनका ये सफर शुरू होता है। इसके बाद हमें यहाँ का चर्च दिखाया जाता है, जिसका फाउंडर है पेट्रियार्च। चर्च का नियम है उसके वसूलों पर चलना। जो चर्च के नियम को मानने से इनकार करेगा या फिर बगावत करेगा तो उसे जान से खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि पेट्रियार्च के कहने पर ही एनफोर्स्टर एलिस को खत्म करने के लिए गई थी, लेकिन जैसे कि वो एलिस को खत्म नहीं कर पाई, इसलिए पेट्रियार्च उस पर काफी गुस्सा था। वो एनफोर्स्टर से कहता है कि किसी भी हाल में मुझे एलिस की मौत चाहिए। दरअसल पेट्रियार्च को ये लगता है कि एलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेगी, और वैसे भी एलिस चर्च के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए पेट्रियार्च उसे खत्म करना चाहता है। इधर एलिस और बॉयस का सफर शुरू तो हो जाता है, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। इन्हें एक लंबा सफर तय करना था, और आपको जो लास्ट में स्कल रिवर दिख रहा है ना, इन्हें यहाँ पर जाना है। पहला दिन बीत चुका है, अब 5 दिन बचा हुआ है फुल मून की रात होने में। आज रात होने से पहले रास्ते में बॉयस अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए चला जाता है। वो आज की रात अपने दोस्तों के साथ गुजारता है और इनसे काफी ढेर सारी बातें करता है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि जब बॉयस छोटा था तब उसकी माँ को उसके सामने ही हंटर्स ने खत्म कर दिया था, इसीलिए बॉयस बड़ा हो करके इतना खतरनाक हंटर बना हुआ है। खैर अब अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरह से जो दूसरा दिन था वो भी बीत जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि एनफोर्स्टर अपने आदमियों के साथ उन दोनों का पीछा कर रही है उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन गलती से वो अपने आदमियों के साथ बॉयस के उन दोस्तों के अड्डे पर पहुंच जाती है जिनके साथ वो रुका हुआ था। ये लोग बॉयस के दोस्तों को काफी टॉर्चर करके उससे पूछते हैं कि हमें इतना बता दो कि वे लोग कौन सी तरफ गए हैं। ये लोग इन्हें जान से खत्म करने वाले थे, इसलिए ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं और सच्चाई बता देते हैं। तो फाइनली इस तरह से इन्हें पता चल जाता है कि बॉयस और एलिस ये दोनों स्कल रिवर की तरफ गए हैं। सच्चाई बताने के बाद भी ये लोग बॉयस के दोस्तों को खत्म कर देते हैं और उसके घर को जला देते हैं। इधर इन दोनों के सफर को शुरू किए हुए 3 दिन बीत चुके थे। फुल मून होने में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा हुआ था। फाइनली ये लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इस ब्रिज को पार करने के लिए यहाँ पर एक केबल बस रखा हुआ था। बस में बैठ करके केबल के जरिए इस ब्रिज को पार करके ये लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ पर जो आदमी था ना, वही केबल बस को चालू कर सकता था। उस आदमी को ढूंढते हुए जब ये लोग अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उसे किसी ने जान से मार दिया है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि इनके आने से पहले एनफोर्स्टर अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहले से आकर के पहुंच चुकी थी। यहाँ जो एनफोर्स्टर थी वो बॉयस से कहती है कि एलिस को मेरे हवाले कर दो और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, जिस पर बॉयस कहता है कि मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी बॉयस अपने मरे हुए दोस्त को देखता है, जिसे देख करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो इतना ज्यादा भड़क जाता है कि खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद बॉयस और एलिस ये दोनों गन निकालते हैं और एनफोर्स्टर के सारे आदमियों को शूट करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए दिक्कत की बात ये थी कि एनफोर्स्टर ट्रेन के डिब्बों में अपने सारे आदमियों को भर करके लेकर के आई थी, इसीलिए भागने के अलावा इन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। ये दोनों फौरन जा करके केबल बस में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एनफोर्स्टर के जो आदमी थे ना, वो केबल को काट देते हैं, जिसकी वजह से बस ब्रिज के नीचे लटकने लगती है। केबल टूट रहा था, जैसे तैसे करके एलिस ऊपर चली जाती है, लेकिन बॉयस अभी भी बस में लटका हुआ था। एलिस हार नहीं मानती है, वो बॉयस को ऊपर खींच लेती है, लेकिन तभी एनफोर्स्टर अपने स्नाइपर से बॉयस को शूट कर देती है, जिसकी वजह से एक गोली उसे लग जाती है। हालांकि एनफोर्स्टर दोबारा उसे शूट नहीं कर पाती है क्योंकि एलिस उसे अपने भरम जाल में फंसा लेती है। तो इस तरीके से बॉयस और एलिस ये दोनों इनके चंगुल से भाग पाते हैं। अब जैसे कि बॉयस को गोली लगी थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। रात के समय में ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर एलिस बॉयस का इलाज करती है। गोली को बाहर निकाल करके उस पर टाके वाके मारती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से चिपक करके काफी लंबे समय तक ढेर सारी बातें करते हैं। फुल मून को होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ था। अगले दिन सुबह उठते ही बॉयस की भी हालत ठीक ठाक थी, इसलिए ये दोनों सफर
को शुरू करते हैं। रात होने से पहले ये दोनों एक टावर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर ढेर सारा डब्बा रखा हुआ था जिसके अंदर ऑयल था और एलिस इन सारे ऑयल को गिरा देती है। जैसे ही रात होती है तो टावर का जो लाइट था वो अपने आप ही चालू हो जाता है और फिर इनके सामने निकल करके आते हैं बहुत ही खतरनाक क्रिएचर। दरअसल एलिस को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसे क्रिएचर रहते हैं, इसीलिए वो पहले ही इनसे बचने के लिए ऑयल गिरा करके चारों तरफ आग लगा देती है। इस तरह से वो आग का इस्तेमाल करके ढेर सारे क्रिएचर्स को मार देती है। लेकिन इन क्रिएचर्स का जो किंग था वो काफी समय से इन दोनों को देख रहा था। वो एलिस पर हमला करके उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी एलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्रिएचर के किंग को अपने वश में कर लेती है। वश में करने के बाद किंग अपने सारे लोगों को रोक देता है। इसी का फायदा उठा करके एलिस आग की मदद से किंग पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है। इस तरह से कुछ समय के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो फाइनली अब फुल मून की रात होने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा हुआ है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये था कि अब उन्हें एक वारिस मिलने वाला है, इसलिए अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो राजा से कहती हैं कि वारिस आने वाला है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो उनकी सांसें रोक करके उन्हें खत्म कर देती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें फायर फील्ड को दिखाया जाता है, जिस जगह पर एलिस और बोयस जाकर के पहुंच चुके हैं। यहाँ बोयस उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम यहाँ से लौट सकती हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसका शिकार आज तक कोई नहीं कर पाया, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। जिस पर एलिस कहती है कि मैं पीछे नहीं लौट सकती हूँ, मुझे विश पूरी करनी होगी। तो फाइनली आज फुल मून की रात होने वाली है। जब ये दोनों रास्ते से होकर के गुजर रहे थे तभी इन्हें एहसास होता है कि एनफोर्स्टर अपने आदमियों को लेकर के अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है। उसी वक्त एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ट्रेन के सामने खड़ी होकर के उसके सामने भागने लगती है। एनफोर्स्टर को लगा कि वो एलिस को कुचल करके उसे जान से मार देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। हालांकि जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक उसके ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मारी जाती है। तो फाइनली इस ब्रिज को पार करने के बाद ये दोनों स्कल रिवर पर आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बॉयस एक बार फिर से उसे वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन एलिस एक बार फिर से मना कर देती है। वैसे इस सफर के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। बॉयस उसकी काफी फिक्र करने लगा था, इसलिए वो बार बार एलिस को वापस जाने के लिए बोल रहा था। खैर आज था फुल मून की रात। एलिस और बॉयस ये दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही फुल मून होता है तो उसी वक्त अचानक से बॉयस को दर्द महसूस होने लगता है। उसके शरीर में से अचानक से सिल्वर बाहर निकलने लगता है। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके ब्लड में सिल्वर चला गया था। इसी वजह से बॉयस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कुछ समय के बाद अपने असली रूप में आने लगता है। दरअसल एलिस को पहले ही पता चल गया था कि बॉयस ही वेयरवुल्फ है, इसीलिए जब वो उसके जख्मों पर टाके लगा रही थी तब उसने उसके शरीर के अंदर एक छोटा सा सिल्वर डाल दिया था। कुछ समय के बाद बॉयस जैसे अपने असली रूप में आता है तो वो आपा खो देता है और एलिस पर बार बार हमला करने लगता है। वो एलिस को मारना या फिर उस पर हमला करना नहीं चाहता था। वो जैसे ही एलिस की आंखों में देखता है तभी वो उसे एक भ्रम दिखाती है। इस दौरान एलिस को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सिल्वर की मदद से उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। मून जैसे ही बादलों के पीछे जाता है तो कुछ समय के बाद बॉयस भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि एलिस ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जंजीरों में बांध दिया है। नॉर्मल हो जाने के बाद बॉयस उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ जिंदगी भर रखना चाहता हूँ, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों इस पूरी दुनिया में राज करेंगे। जिस पर एलिस कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इस वक्त मुझे अपना विश पूरा करना है। तभी जो मून था वो दोबारा से सामने आ जाता है, लेकिन इस बार बॉयस अपने असली रूप में आता उससे पहले ही
एलिस उस पर सिल्वर के खंजर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से बॉयस खत्म हो जाता है और उसकी जो खाल थी वो एलिस को मिल जाती है। एलिस दोबारा जब लौट करके वापस आती है तो जो मजदूर थे वो उसे देखने के बाद काफी भड़क जाते हैं। ये मजदूर आजाद होना चाहते थे लेकिन चर्च के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। खाल को लेने के बाद एलिस सबसे पहले उसे लेकर के जेरस के पास जाती है और वो खाल जेरस को देते हुए उसे कहती है कि ये लो तुम्हारी विश मैंने पूरी कर दी। तो ये थी जेरस की विश, अभी क्वीन की विश पूरी करना बाकी था। अब इस खाल को लेने के बाद जेरस क्वीन के पास जाता है। क्वीन जैसे ही उस खाल को देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से ही पता था कि बॉयस ही वेयरवुल्फ है। इसीलिए वो क्वीन से कह रहा था कि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ जो जेरस था वो अपनी ही क्वीन से कहता है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और यहाँ पर राज कर सकते हैं, लेकिन क्वीन को ये बात हजम नहीं होती है। वो चाकू निकाल करके जेरस पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उस खाल को देख करके क्वीन काफी समय तक रोती है और फिर उसे वहीं पर छोड़ करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह में जैसे ही खाल पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी शक्तियाँ वापस से बॉयस को मिल जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो सीधा एलिस के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एलिस कहती है कि मैंने पहले से ही फ्यूचर देख लिया था, मुझे पहले से पता था कि क्वीन तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने के लिए वेयरवुल्फ बनना चाहती थी, इसीलिए वो मेरे पास आई थी। मैंने पहले से ही फ्यूचर में सब कुछ देख लिया था, मुझे पता था तुम मरोगे नहीं। मैंने अपने विश को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया और वैसे भी मुझे पहले से पता था कि तुम वापस लौट करके मेरे पास जरूर आओगे। खैर दोस्तों, इसके बाद जब इन दोनों के बीच में गलतफहमी दूर हो जाती है तब ये दोनों एक साथ इस जगह पर रहने लगते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।